नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव में उठाया द केरला स्टोरी का मुद्दा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा फिल्म का विरोध कर आतंकी प्रवृत्तियों के साथ दे रही कांग्रेस। शरद पवार ने इस्तीफा लिया वापस, एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अरविंद केजरीवाल के शीश महल की तस्वीरें सामने आने से बड़ा बवाल, बीजेपी ने बंगले के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, दिल्ली सीएम से की इस्तीफे की मांग। मिशन 2024 के लिए नीतीश ने माना ममता का अनुरोध, पटना में 17-18 मई को होगी विपक्षी दलों की बैठक, शरद पवार और उद्धव ठाकरे होंगे शामिल। एससीओ समिट में बिलावल के सामने भारत की सीधी बात, चीन पाकिस्तान को चेताया, कहा सीमा पार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद। आज की पहली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के कांग्रेस पर प्रहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेल्लारी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटक के लोगों को इसीलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मायने हैं पीएम मोदी के बयान? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जिहादियों के साथ है, आतंकियों के साथ है और हिंदुओं के खिलाफ है। यही कांग्रेस पार्टी जो भी 2 दिन 3 दिन पहले तक बहुत ही अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन एक चूक, एक गलती, वो कहते हैं कि राजनीति में जीती हुई बाजी को हरा देता है। कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है जब से ये बजरंग दल के ऊपर बैन और पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीएफआई के साथ आपकी दोस्ती होगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने बवाल मचाया और अब बजरंगबली जय, बजरंगबली की जय, शाम में हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिरों में घंटे बजना, ये सारे कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज दूसरा लीप लिया। एक जरूरी संदेश देश के तमाम ये लिबरल कबाल के पास, ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, ये जिहादी जो गठबंधन बनाकर ये तमाशा करते हैं, उनको साफ साफ चेतावनी दी गई है कि फिल्म सच बता रहा है, लेकिन इन लोगों ने आंख पे पट्टी बांध रखी है और ऐसे संगठन को मदद देने वाले राजनीतिक नेता और पार्टियों से बचने की जरूरत है। यही प्रधानमंत्री मोदी की अपील है। जी बिल्कुल, द केरला स्टोरी पर कांग्रेस के बवाल के बीच अब पीएम मोदी ने पार्टी पर निशाना साधा है और कांग्रेस को उसकी हरकत के लिए आईना दिखा दिया है। वहीं 3 दिन के ड्रामे के बाद शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, जिसकी जानकारी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। दरअसल एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कोर टीम की मुंबई में मीटिंग हुई, जिसमें शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया था। मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश कर उनसे फैसला वापस लेने का अनुरोध किया था। कमेटी के बाकी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था। डॉक्टर साहब, इतने ड्रामे के बाद अब पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। देखिए, ये शरद पवार एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे थे वो और कई सारे लोग ब्लैकमेल हो भी गए। एमवीए की स्थिति, एमवीए में एनसीपी का रोल, 2024 में यूपीए या फिर मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बनने वाला है उसमें इनकी भूमिका क्या होगी, नहीं होगी।
कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन से नीतीश कुमार के कंधों पे ये जिम्मेदारी दी कि आप नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्टियों और नेताओं से बातचीत कर कांग्रेस के झंडे तले सबको एकजुट करने का काम आप करें, ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिलते ही शरद पवार को समझ में आ गया था कि उनकी साख और उनका रोल नेशनल पॉलिटिक्स में वो कम होता चला जा रहा है। तो फिर एनसीपी एक पारिवारिक पार्टी है, ये कमिटी वो कमिटी, ये प्रफुल्ल पटेल, ये सब ऐसे ही है। फैसला वहां शरद पवार, उनकी बेटी और अजित पवार करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में कितना भी तमाशा हो जाए, लेकिन फैसला आखिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ही करती हैं। तो पारिवारिक पार्टियों का ये चरित्र होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने साफ साफ जो बात सुप्रिया सुले ने 15 दिन पहले कहा था कि पहले मुंबई के अंदर धमाका होगा फिर दिल्ली के अंदर धमाका होगा, तो मुंबई में धमाका भी हो गया। वो इस तरीके से हो गया, पहले उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए हम तो एमबीए का पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, और अजित पवार के नाम से मुख्यमंत्री ये भी खबर फैला दी गई भाई बीजेपी के साथ जाने वाले ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस पार्टी वो सख्ते में आ गई कि भाई पता नहीं ये क्या कर देंगे। तो वहां तो विस्फोट हो ही गया। और पिछले 2 दिनों में लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी शरद पवार से फोन पे बातचीत कर रहे थे। मतलब शरद पवार ने शर्तें दी होगी और वो एक्सेप्ट कर लिया गया होगा, इसलिए ये इस्तीफा वापस हो गया। अदरवाइज शरद पवार के फैसले के ऊपर कौन है ऐसा एनसीपी के अंदर जो उनके फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर सकता है। जी बिल्कुल, लंबे ड्रामे के बाद अब शरद पवार ने आखिरकार अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अगली खबर में बात करेंगे केजरीवाल के शीश महल पर मचे बवाल की। सीएम आवास पर 45 करोड़ रुपए फूंके जाने के बाद से लगातार मामले में शोर मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल पर हमलावर हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल के राजमहल की तस्वीरें सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है और बीजेपी लगातार केजरीवाल के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा गया कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को मुफ्त के नाम पर धोखा दिया है। डॉक्टर साहब, अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल का शीश महल दिखता कैसा, उसकी तस्वीरें वायरल हो गई। देखिए, वायरल होनी चाहिए। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ये तो सद्दाम हुसैन का जैसा महल था, उससे भी ज्यादा बेहतर है। ये जो सन की तानाशाह है नॉर्थ कोरिया का, उसके महल से भी बेहतर है। और तस्वीरें देख करके तो लगता है वाकई बेहतर है। ये आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर शपथ लेने के बाद मुंह खोलते ही इसने झूठ कहा था कि मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं। वाकई छोटा आदमी निकला। इसने कहा आदमी को अपनी औकात ध्यान में रखनी चाहिए। ये किसी बड़े महात्मा ने उनको बताया था, महात्मा की बात भूल गए। ये स्विमिंग पूल, ये ऑटोमेटिक डोर्स, ऑटोमेटिक पर्दे, ये तुम्हारे औकात में नहीं है। अपने कमाई से तुम ये कभी नहीं बना सकते। और इसलिए शपथ लेने के फौरन बाद जितनी भी बातें तुमने की वो धोखा था, छलावा था। दिक्कत क्या है, इस देश में पब्लिक को अफवाह या झूठ बोलकर वोट लेने का कोई जुर्म नहीं माना जाता, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होता। सवाल शीश महल का नहीं है, सवाल उस पूरे घर का है जो इल्लीगल है, जो कागज पे है ही नहीं। आप ये समझिए, ये लालू यादव से भी ज्यादा बड़ा फ्रॉड निकला। चारे घोटाले में जो जो इन लोगों ने किया, उस सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि अरविंद केजरीवाल का जो मुख्यमंत्री निवास कागज पे तो है ही नहीं, और जो कागज पे है वो जमीन पे नहीं है।
बहुत बड़ा नटवर लाल है ये केजरीवाल, और मुझे लगता है कि इस केस में इनको तो आइदर इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर ये जेल जाएंगे। जी बिल्कुल, केजरीवाल के घर की तस्वीरें सामने आने के बाद से शीश महल का मामला और भी गर्मा गया है और बीजेपी लगातार इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आगे बात करते हैं मिशन ऑपोजिशन की। मिशन 2024 को लेकर एक बार फिर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक चुनाव के बाद ये बैठक पटना में 17-18 मई को हो सकती है। आपको बता दें कि पटना में विपक्ष की बैठक का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा था, जब नीतीश कुमार पिछले महीने विपक्षी एकता को बढ़ावा देने के लिए उनसे मिलने कोलकाता आए थे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हो सकता है पटना में होने वाली बैठक? देखिए, पटना ममता बनर्जी इसलिए करवाना चाह रही है कि ताकि वो राहुल गांधी को अपोजिशन का चेहरा नहीं बनने देना चाहती। सब कुछ दिल्ली में होगा, कांग्रेस पार्टी करेगी, और अगर पटना में सब कुछ होगा तो वहां तो कांग्रेस पार्टी है नहीं, नीतीश कुमार को करना होगा। नीतीश कुमार के हाथ में एक हाथ में लड्डू है, दूसरे हाथ में मुरब्बा। रीजन, वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं, और कहीं वो चांसेस देख रहे हैं कहीं मेरा नंबर ना लग जाए इस बीच में। ये उस दौर के नेता हैं जिसमें हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री वो बन जाता था जिसके पास एक भी सांसद नहीं हो, आय के गुजराल। वैसे वैसे लोग बन जाते थे जिसके पास 4 MP हो, चंद्रशेखर। वैसे वैसे लोग जिनका नाम, अता पता, ठिकाना कुछ नहीं होता था, और अचानक से पारा ट्रूप करके वो नाम सामने आ जाता था, HD देवगौड़ा। तो ये जो विपक्ष है वो ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान को फिर से वो 90s के अस्थिर सरकार के, हिंदुस्तान के अंदर में मजबूत सरकार ही ना बने, अलायंस के द्वारा सरकार बनाई जाए ताकि लूट मचाई जा सके, उस दौर में ढकेलना चाहते हैं। और इसका सरदार कौन हो, इसके लिए पूरा झंझट चल रहा है। ममता बनर्जी चाहती है कि मेरे हाथ में कमान हो, शरद पवार चाहते हैं मेरे हाथ में कमान हो, नीतीश कुमार चाहते हैं हमारे हाथ में कमान हो, केजरीवाल चाहता है कि भाई हमारे हाथ में कमान हो, और राहुल गांधी तो चाहते ही हैं कि हमारे हाथ में कमान हो। लेकिन ममता बनर्जी से एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, गलती हो गई है, और वो जो तारीख इन्होंने चुनी है कि पटना में मीटिंग करेंगे विपक्षियों की, वो कर्नाटक के रिजल्ट के बाद। और अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो सारा क्रेडिट, मोदी को हराने का क्रेडिट राहुल गांधी को चला जाएगा, और उसके बाद कर्नाटक में अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो न ममता नजर आएगी, न शरद पवार नजर आएंगे, न केजरीवाल, न नीतीश कुमार। फिर तो कांग्रेस पार्टी बड़े दमखम के साथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष की ओर से प्रस्तुत करेगी। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी अब विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लग गई हैं, जिसके लिए अब बैठक पटना में होने वाली है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे भारत में हो रही SCO बैठक की। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पणजी में विदेश मंत्रियों की SCO परिषद की बैठक को संबोधित किया। SCO समिट में S जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने पाकिस्तान, चीन समेत सभी SCO सदस्य देशों के सामने साफ कर दिया कि भारत सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर आतंकवाद से लड़ना होगा। आतंकवाद को अभी भी हराया नहीं जा सका। आतंकवाद से मुकाबला हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। डॉक्टर साहब, जयशंकर ने दो टूक बात पाकिस्तान को कह दी। पाकिस्तान और चीन जिस तरीके से आज जो बॉडी लैंग्वेज विदेश मंत्री का रहा, काबिल तारीफ है। ये बिलावल भुट्टो आते हैं तो एक जो हिंदुस्तान जो प्रथा है, दूर से ही आप देखिए दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। इसको डिप्लोमेसी में कहते हैं कि रिबफ करना, एम्बरस करना। आपने हाथ तक नहीं मिलाया, बगल में वो खड़े हुए, खड़े होने के साथ वो फोटो वोटो आ गया, और बकायदा बाएं हाथ से आपने दिखाया कि भैया अब हो गया काम, या अब कुछ नहीं मिलने वाला, आप निकलिए अब यहाँ से। और इशारा भी कर दिया गया। तो ये भी नहीं कि बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो कि भाई आप जाइए उधर। एक होता है कि आदमी झुकता है, आपको कोई भेजता है तो पीछे आपकी गर्दन भी घूमती है, लेकिन ये बिल्कुल
स्टफ होकर ये पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि ये मल्टीलैटरल फंक्शन है, इसलिए आपने हिंदुस्तान की सरजमी पे पैर रख दिया, अदरवाइज यू आर नॉट वेलकम। एक चीज, ऐसा ही कुछ बर्ताव चीन के विदेश मंत्री के साथ हुआ है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ जिस गर्मजोशी के साथ विदेश मंत्री हमारे मिले और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान से मिले, वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान एक संदेश दे रहा है। ये हिंदुस्तान मनमोहन सिंह या फिर उसके पहले के प्रधानमंत्री वाला हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि ये दो टूक बातें करता है और आंख में आग डालकर आपके कुकृत्य को दुनिया के सामने रखता है। इसलिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बहुत इसको कह सकते हैं कि कड़ा रुख हिंदुस्तान ने एससीओ की मीटिंग में रखा है। जी बिल्कुल, एससीओ बैठक में भारत ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक बार फिर ये साफ कर दिया कि भारत सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।